अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया है कि आखिर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कैसे होती है थ्रू वायर्स और थ्रू रेडियो वेव्स। तो आज के इस लेक्चर में ये देखेंगे कि इन मेथड्स को यूज़ करके कौन सी डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर सकती हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर सेल फोन्स कैसे काम करते हैं, फैक्स मशीन क्या है, और माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले वीडियो कॉल कैसे की गई थी, फोटोफोन क्या है। और डियर स्टूडेंट्स आज ही के इस लेक्चर में हम डाटा के ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में दो डिफरेंट मेथड्स को देखा था। आपको याद होगा हमने देखा था डाटा ट्रांसमिशन या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर्स और थ्रू रेडियो वेव्स। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात को आगे और लेकर चलते हैं। हमने एक डिवाइस की थी प्रीवियस क्लास में, टेलीफोन आखिर कैसे डाटा को ट्रांसमिट करता है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब एक और डिवाइस भी है जो डाटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकती है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लेकिन इस डिवाइस का नाम टेलीफोन नहीं है। कि टेलीफोन से थोड़ी सी मॉडर्न डिवाइस है और ये एक अरसे तक बहुत ज़्यादा यूज़ होती रही है। यूँ कह लीजिए कि ऑफिसेस की बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस थी ये वाली। इसे आम तौर पे फैक्स मशीन कहते हैं या इसे टेलीफैक्सिमिली मशीन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है ये मशीन क्या करती है। आप इस पिक्चर को देखिए, ये एक आम नॉर्मल फैक्स मशीन की पिक्चर है। इस फैक्स मशीन में किया ये जाता था कि वो डॉक्यूमेंट जो आप किसी दूर दराज अपने किसी अजीज़ या फैमिली मेम्बर को भेजना चाह रहे हैं, अब अगर आप उस डॉक्यूमेंट को थ्रू पोस्ट भेजें तो काफ़ी दिन लग जाए, ज़ाहिर है 1, 2, 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा इंतज़ार करने से बेहतर है आप फैक्स मशीन को यूज़ कर लें। फैक्स मशीन वही डॉक्यूमेंट्स चुटकियों में या चंद लम्हों में आपके उस अजीज़ तक, उस फैमिली मेम्बर तक पहुंचा सकती है। आप क्या करेंगे, अपने घर या अपने ऑफिस में मौजूद एक फैक्स मशीन पर अपना डॉक्यूमेंट रखेंगे। वो फैक्स मशीन उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगी, स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट को जितना भी उसका टेक्स्ट या ग्राफिक्स होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स माय डियर स्टूडेंट्स थ्रू वायर्स ट्रांसमिट होंगे और ट्रांसमिट होते हुए मेरे पास या आपका जो अजीज़ या दोस्त या फैमिली मेम्बर जो है उसके पास पड़ी फैक्स मशीन तक आएंगे। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उस फैक्स मशीन में दोबारा से टेक्स्ट या ग्राफिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा वो फैक्स मशीन उसे फिर से प्रिंट करके आपके उस फैमिली मेम्बर को उन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी फ्राहम कर देगी, कॉपी पहुंचा देगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स उस वक़्त जिस वक़्त ये फैक्स मशीन इन्वेंट हुई थी, इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन कि डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करने से बहुत बेहतर था कि आप उसे फैक्स कर देते, यानी डॉक्यूमेंट्स के खो जाने का ख़तरा भी ख़त्म हो गया। कि डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह अगर पोस्ट किए जाएं 3, 4, 5 दिन के बाद अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे और इसमें ख़तरा ये लाहक रहता था कि मुमकिन है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स ये ख़तरा भी ख़त्म हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिशन की तो दो डिवाइसेस आपने देख ली, एक टेलीफोन थी और एक फैक्स मशीन है। तो अब रेडियो वेव्स के थ्रू डाटा या इंफॉर्मेशन की डिवाइस कौन सी है। माय डियर स्टूडेंट्स आपने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि डाटा या इंफॉर्मेशन को थ्रू रेडियो वेव्स भी ट्रांसमिट किया जाता है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि डाटा की ट्रांसमिशन थ्रू रेडियो वेव्स दो चीज़ों की मदद से हो सकती है। दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक इसमें ट्रांसमिटिंग सर्किट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक इसमें रिसीविंग सर्किट का या रिसीवर सर्किट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या ख्याल है, रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए कौन सी ऐसी अप्लायंस है जो डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है? जी बिल्कुल, आप सबके हाथों में मौजूद मोबाइल फ़ोन्स। जी बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन्स
डाटा की ट्रांसमिशन थ्रू रेडियो वेव्स किया करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेडियो वेव्स की मदद से मोबाइल इंफॉर्मेशन या डाटा को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो जहन में रख लीजिए कि रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन के लिए दो कंपोनेंट्स, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होना ज़रूरी है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों इंस्टॉल्ड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा मोबाइल फ़ोन ट्रांसमीटर और रिसीवर से लैस रेडियो वेव्स के थ्रू टेलीकम्युनिकेशन आखिर कैसे करता है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ज़रा क्लोजली और डीपली अंडरस्टैंड करें कि रेडियो वेव्स आखिर काम कैसे करती हैं, डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हुआ करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक दुनिया के कोने से किसी दुनिया के दूर दराज के दूसरे कोने तक इन रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करें, तो एक ट्रांसमीटर से निकल के इतने दूर दराज के फासले तक ये नहीं पहुंच पाएंगी। ये पहुंचते पहुंचते वीक हो जाएंगी, या यूं कह लीजिए कि ये इतनी ज़्यादा फेंट हो जाएंगी कि सिर्फ सिग्नल नहीं, नॉइज़ ही बचेगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत दूर दराज के पॉइंट तक अकेली रेडियो वेव्स नहीं ट्रांसमिट की जा सकती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या किया जाता है? माय डियर स्टूडेंट्स, फिर इस पूरी दुनिया को मोबाइल फ़ोन्स से कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को इस पॉइंट को समझाने के लिए इस तरह से एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर आप एक पूरे फुटबॉल को देखें तो एक फुटबॉल एक अर्थ की तरह। अब अगर फुटबॉल के एक कोने पर, यानी अर्थ के एक कोने पर आप खड़े हों, दूसरे किसी कोने पर मैं खड़ा हूं और आप रेडियो वेव्स मुझ तक ट्रांसमिट करना चाहें, तो आपकी भेजी गई रेडियो वेव्स मुझ तक शायद कभी भी ना पहुंच पाएँ। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे फुटबॉल को, पूरी की पूरी अर्थ को, क्योंकि हमारी अर्थ भी स्फेरिकल है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट कर दूंगा। हैव यू एवर सीन अ फुटबॉल? आपने उसके ऊपर ड्रॉ हुए हुए बने हुए हेक्सागोनल पैचेस देखे हैं? सारे पैचेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम पूरी की पूरी अर्थ को भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इन छोटे छोटे हेक्सागोनल पैच को एक सेल कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेल में एक BS लगा होता है। एक BS से मुराद है एक बेस स्टेशन लगा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, उस छोटे से हिस्से यानी एक सेल में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स ऑपरेट हो रहे हैं, वो तमाम मोबाइल फ़ोन्स इस बेस स्टेशन यानी इस टावर के साथ कनेक्टेड हैं। यानी कि आप जो सिग्नल भी अपने घर से, अपने फ़ोन से किसी दूसरे के घर, किसी दूसरे के मोबाइल फ़ोन में भेजना चाहते हैं, तो वो कनेक्ट आपके उस इलाके में तमाम फ़ोन्स कनेक्ट होंगे उस बेस स्टेशन के साथ, उस डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो एक ख़ास सेल में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स ऑपरेट हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो उस एक बेस स्टेशन और उस एक टावर के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पूरी की पूरी अर्थ को बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट किए और हर सेल के लिए एक बेस स्टेशन का होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हर सेल में एक बेस स्टेशन मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इन बेस स्टेशंस को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए आता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, MSC। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ गई थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल बात। फॉर एग्जांपल, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, वो एक सेल हो सकता है। अब आपके सिटी में ऐसे डिफरेंट सेल्स होंगे, यानी आपने अपनी घर की छत पे खड़े होके डिफरेंट बहुत सारे मोबाइल के टावर्स लगे देखे होंगे। वो तमाम टावर्स एक बेस स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक बेस स्टेशन को जाहिर कर रहे हैं। तो हर एक बेस स्टेशन एक छोटे सेल के ऊपर लगा हुआ है। तो उस शहर में बहुत सारे सेल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं। उस एक क्लस्टर में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी बेस स्टेशंस हैं, वो एक MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर के थ्रू कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने ही शहर में
किसी दूर दराज जगह पे रहने वाले अपने किसी बहुत मुखलिस और अच्छे दोस्त को कॉल करना चाहता हूँ, तो माय डियर स्टूडेंट जैसे ही मैं अपने पॉकेट से अपना फ़ोन, मोबाइल फ़ोन निकालूंगा, तो इस वक्त मेरा फ़ोन मेरे घर के करीब लगे बेस स्टेशन से कनेक्ट होगा, मेरे घर के करीब लगे पावर स्टेशन से, मेरे घर के करीब लगे एक पोल से कनेक्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेस स्टेशन मेरे घर से कनेक्टेड है, मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, जब भी मैं इस फ़ोन से नंबर डायल करूँगा, कॉल करूँगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स कॉल इन्फॉर्मेशन मेरे घर के करीब उस बेस स्टेशन तक जाएगी थ्रू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स उस बेस स्टेशन को जोड़ा गया हुआ है MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। अब जब इंफॉर्मेशन मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास जाएगी, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर में तमाम यूज़र्स का डाटा और उनकी लोकेशन स्टोर है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर ये बात डिटरमिन करेगा कि मैं अपने शहर में मौजूद किस दोस्त को कॉल कर रहा हूँ और उसका सेल कहाँ पर है। उसका सेल लोकेट किया जाएगा, उससे उसकी बेस स्टेशन की लोकेशन लोकेट की जाएगी। फिर मेरा मोबाइल स्विचिंग सेंटर उसके बेस स्टेशन को कनेक्ट करेगा और मेरी भेजी हुई इंफॉर्मेशन उसके बेस स्टेशन तक पहुंचेगी थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और फिर माय डियर स्टूडेंट्स वो बेस स्टेशन उस इंफॉर्मेशन को रेडियो वेव्स के थ्रू फिर मेरे दोस्त तक पहुंचा देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ज़रा इसको फटाफट से एक दफ़ा कवर अप कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। मेरे मोबाइल फ़ोन में ट्रांसमीटर और रिसीवर मौजूद है। जब मैं कॉल करता हूँ तो मैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता हूँ। वो रेडियो वेव्स मेरे सेल में लगे हुए बेस स्टेशन तक जाती हैं। वो बेस स्टेशन एक MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर ये डिटरमिन करेगा कि मैंने किस दोस्त को कॉल की है, उसकी लोकेशन कहाँ है और उस लोकेशन पर कौन सा बेस स्टेशन मौजूद है। वो उस पर्टिकुलर बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होगा और मेरी भेजी हुई इंफॉर्मेशन को उसके बेस स्टेशन तक पहुंचा देगा। तो जब उसके बेस स्टेशन पर मेरी भेजी हुई इंफॉर्मेशन जाएगी, वो बेस स्टेशन उन इंफॉर्मेशंस को फिर रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके आगे उस मेरे दोस्त तक पहुंचा देगा। आपने देखा ये कितना लंबा प्रोसेस और कितना फास्ट होता है कि आप जो कुछ बोल रहे होते हैं, जो कुछ भी कह रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन पर, वो फ़ौरन एब्रप्टली इमीडिएटली आपके दोस्त तक, आपके साथी तक जिससे आप बात कर रहे हैं उस तक पहुंच जाता है और उसका जवाब भी आप तक पहुंच जाता है। So this is how the data is transmitted, the information is transmitted through cell phones. माय डियर स्टूडेंट्स फिर इसके बाद साइंस ने थोड़ी सी और तरक्की की। तो हमने सिर्फ साउंड ही पर सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं समझा। हमने फिर साउंड के साथ साथ फेस यानी वीडियोस भी ट्रांसमिट करनी शुरू की। तो सबसे पहली डिवाइस जिसमें आपकी आवाज़ के साथ साथ आपकी तस्वीर भी आपके चाहने वाले, आपके अजीज़, आपके फैमिली मेम्बर्स तक जाया करती थी, दैट फर्स्ट डिवाइस इज़ कॉल्ड एज द फोटोफोन, जिसकी पिक्चर आप यहाँ लगी देख रहे हैं। इस फोटोफोन में डायल यानी कीपैड यानी नंबर्स वाले बटन्स के साथ साथ कुछ ऐसे बटन्स भी हुआ करते थे जिन पर पिक्चर्स चस्पा हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अपने किसी फैमिली मेम्बर को कॉल करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर भी देखना चाहते हैं, तो इन पैड्स पर लगी पिक्चर में से जिस फैमिली मेम्बर को आप कॉल करना चाहते हैं उस बटन को प्रेस कर देंगे, उस पिक्चर को प्रेस कर देंगे, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली आपके उस फैमिली मेम्बर को मिल जाएगी। इस कॉल में ना सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स तक आपकी आवाज़ बल्कि आपकी तस्वीर भी जा रही होगी और फिर उनकी तस्वीर और आवाज़ आप तक भी आ रही होगी, जिससे आप एक दूसरे से बात करने के साथ साथ एक दूसरे को देख भी सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स आज के दौर में इसी की मॉडर्न फॉर्म को हम वीडियो कॉल भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो टेक्नोलॉजी थी जो बहुत जल्दी से ट्रांसफॉर्म होकर वीडियो कॉलिंग में कन्वर्ट हो चुकी है और जिसे आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किया करते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो बहुत सिंपल सा फिनोमेना था जो आपने देखा। चलिए अब थोड़ी सी बात को आगे और लेकर चलते हैं और डाटा की ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है। अब आप ये बात बखूबी जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का एक माइनर सा कॉन्सेप्ट आप चैप्टर नंबर 12 में भी देख चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसे पाइप को कहते हैं, एक ऐसे फाइबर को कहते हैं जो यहाँ तो ग्लास या प्लास्टिक से बना है, जिसमें लाइट अगर एक हिस्से पर एक जगह से दाखिल हो जाए तो दूसरी जगह से एमिट होती है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर में डाटा की ट्रांसमिशन थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा ज़रा रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि हम इसे बहुत अच्छे से बहुत बेहतर तौर पर वैसे अपने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये अपने सामने एक पिक्चर देखी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर के सेंटर में कोर है जो एक डेंसर मीडियम है, और आउटर सरफेस जो है इसकी पेरिफेरी, दैट इज़ द क्लैडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके कोर में हम लाइट की एक बीम को इंसिडेंट करवाते हैं। वो लाइट की बीम अगर क्रिटिकल एंगल से लेस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हो तो वो इस ऑप्टिकल फाइबर से रिफ्रैक्ट होकर बाहर चली जाती है। तो उसका मतलब है वो सिग्नल लॉस हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डिफरेंट सिग्नल्स लॉस हो रहे हैं। अगर आप इस ऑप्टिकल फाइबर में लाइट की रे को एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर फॉल करवाएं जो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो, तो आप देखेंगे कि क्रिटिकल एंगल पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो आप देखिए ये वाली रे जो थर्ड रे है ये इस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर फॉल की जा रही है जो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, जिसकी वजह से ये लाइट की रे सेकंड मीडियम में भी नहीं जा रही और पहले मीडियम में भी नहीं आ रही। इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। ये बाउंड्री पर मूव करती जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, बाउंड्री पर मूव करने का नुकसान ये होगा कि जहाँ से ऑप्टिकल फाइबर बेंड होगी वहाँ से ये बाहर निकल जाएगी और लॉस हो जाएगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि बाउंड्री पर मूव करने की वजह से इसमें बहुत सारे लॉसेस भी आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूँ तो आप देखेंगे कि ये लाइट की रे इस सरफेस ऑफ रेयर मीडियम पर टकरा कर ना तो रिफ्रैक्ट होगी ना बाउंड्री पर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस इसी डेंसर मीडियम में आ जाएगी और हर बार हर रेयर मीडियम की सरफेस को टकरा कर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक कि ये रे ऑफ लाइट दूसरे एंड से बाहर ना आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। हम अपने सिग्नल को लाइट सिग्नल में रोशनी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे फिर एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट कर दिया करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में किए गए तमाम कॉन्सेप्ट्स आपने सुने हैं, समझे हैं और सीखे हैं और ये कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें बेहतर तौर पे आपको समझ आ चुकी हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूँगा अगले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।